नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। 1 अप्रैल इस तारीख को असम राइफल्स के लिए 2 खबरें आईं। पहली तो राज्यसभा में, जहां पर राज्यसभा में जो बिल पेश किया गया CAPF का, उसमें असम राइफल्स का नाम नहीं था। और दूसरा घटनाक्रम यह हुआ कि दूसरी असम राइफल्स ने JNK में बड़ा कारनामा करते हुए आतंकी को ढेर कर दिया। और ये दोनों ही खबरें एक दूसरे से ऐसी जुड़ी हुई हैं जिस पर जनमानस की प्रतिक्रिया भी बड़ी अजीबोगरीब रहती है, और सच पूछे तो उसकी कोई प्रतिक्रिया होती ही नहीं है। चलिए वीडियो शुरू करें, उसके पहले ये वीडियो देखते हैं। And according to officials, the operation was launched by 2 Assam Rifles of Indian Army. Intelligence inputs of the presence of 2 foreign terrorists. This is the latest we're getting at this point. At least 1 terrorist has been killed in the ongoing anti-terror operation in the Arhama area of Jammu and Kashmir's Ganderbal district. And the operation is still underway. It began last night. Sources in the security establishment have indicated that the remaining terrorists are believed to be trapped within this operational area. Forces on the ground are working to secure all exit routes to prevent any possible escape. And according to officials, the operation was launched by 2 Assam Rifles of Indian Army. These officers, Jammu. आपने देखा कि इस वीडियो में एंकर कह रहा है कि जो ये बहादुरी का काम हुआ है, आतंकवादी को ढेर किया है, वो दूसरी असम राइफल्स जो भारतीय सेना की है, 2nd असम राइफल्स ऑफ द इंडियन आर्मी, ऐसा उन्होंने कहा है। और उनके ऐसा कहने का कारण भी है, क्योंकि आप यह बैनर देखिए, और जब आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो जहाँ जहाँ पर असम राइफल्स का डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पर आपको इस तरीके के बोर्ड लिखे हुए मिल जाएंगे। यानी जम्मू कश्मीर में जब असम राइफल्स सेना का काम करती है तो उसे इंडियन आर्मी लिखा जाता है। तो क्या इंडियन आर्मी में है असम राइफल? क्या उसको भी, असम राइफल्स को भी इंडियन आर्मी की जैसी सुविधाएं मिलती हैं? ये बड़ा विषय बना हुआ है। JNK में असम राइफल्स आर्मी की तरह लड़ती है, पूर्वोत्तर में उसे बॉर्डर गार्डिंग कहा जाता है, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स। और अभी कुछ दिन पहले असम राइफल्स के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी, तो वहाँ पर DGAR के वकील साहब इसको CAPF कह रहे थे, पुलिस कह रहे थे, तमाम तर्क दे रहे थे, और कोर्ट ने भी उनकी बात पर विश्वास कर लिया और असम राइफल्स की बातों को सुना नहीं। फैसला भी दिया, वो खंडित फैसला था, उससे असम राइफल्स में कुछ नहीं बदलने वाला, ऐसा फैसला उन्होंने दिया। तो सवाल यह उठता है कि क्या 3 अलग पहचानें और सुविधाएं किस आधार पर मिलेंगी? जैसा कि हम सब जानते हैं कि असम राइफल्स अर्धसैनिक बलों में सबसे पुरानी है। अर्धसैनिक बलों में ही क्यों? आप अगर भारतीय वायुसेना की बात करते हैं, और ऐसी कई यूनिटें भारतीय सेना की, वो असम राइफल्स से बहुत नई हैं। और नई पुरानी की ही बात नहीं है, असम राइफल्स का इतिहास भी बड़ा गौरवशाली रहा है।
देश में ही नहीं विदेशों में भी। आयरलैंड के म्यूजियम में असम राइफल्स का नाम लिखा हुआ है, उनकी बहादुरी लिखी हुई है, क्योंकि अंग्रेजी सेना की ओर से असम राइफल्स विदेशों में भी लड़ी है और अपना नाम कमाया है। कई आज़ादी के पूर्व के जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो भी असम राइफल्स के नाम में हैं। इस फौज को जो जम्मू कश्मीर तो हम इंडियन आर्मी कह लेते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र में बर्मा बॉर्डर पूरा का पूरा असम राइफल्स के अधीन है और वहाँ पर वो बॉर्डर गार्डिंग का काम करती है। बॉर्डर गार्डिंग का ही नहीं काम करती, स्थानीय शांति व्यवस्था बनाए रखने में भी असम राइफल्स का अहम रोल है। और यही कारण है कि पिछली बार शायद 2017 में गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब यह प्रस्ताव रखा कि असम राइफल्स को सीएपीएफ में मर्ज कर दिया जाए या आईटीबीपी में मर्ज कर दिया जाए, तो सेना ने यह कह करके वीटो लगा दिया कि असम राइफल्स के बिना पूर्वोत्तर में सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सेना ने और रिकमेंड नहीं किए। हालिया दिल्ली हाई कोर्ट के मामले में भी भारत सरकार, असम राइफल्स, गृह मंत्रालय और एमओडी यह सब प्रतिवादी थे, लेकिन वहाँ पर पक्ष रखने के लिए खाली असम राइफल्स के वकील आए और उन्होंने भी जो पक्ष रखा वो बेतुका पक्ष रखा और उसके ऊपर जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो भी खंडित फैसला था। तो बॉर्डर गार्डिंग का काम करने के साथ में स्थानीय पुलिस का भी काम करती है, घुसपैठ रोकने का भी काम करती है और ज़रूरत होती है तो आमने सामने की लड़ाई में भी लड़ती है, जैसा कि 1962 में असम राइफल्स ने पूर्वोत्तर में करके भी दिखाया है। नेफा के कई क्षेत्रों में असम राइफल्स का नाम अभी भी लिखा है। कई गैलेंट्री अवार्ड्स, वीर चक्रास वगैरह अभी भी असम राइफल्स के नाम में हैं, 1962 के चाइना एग्रेशन वाले। तो असम राइफल्स ने जहां भी उसको जिम्मेदारी दी गई, जेएंडके में भी 7 असम राइफल्स का रिकॉर्ड है कि उसने इतने आतंकवादियों को एक साथ मौत के घाट उतारा था। वो अभी सेना की कोई टुकड़ी नहीं कर पाई है ऐसा, लेकिन इसे कहा जाता है बॉर्डर गार्डिंग फोर्स। और जब कोर्ट की बात आती तो मैंने कह दिया कि कोर्ट में जब डीजीएआर के वकील ने कहा कि ये तो पुलिस है, सीएपीएफ है, ये आर्मी जैसी सुविधाएं क्यों मांग सकती, चाहे जेएंडके हो चाहे पूर्वोत्तर हो, असम राइफल्स गोली खाती है, ऑपरेशन में हिस्सा लेती है, शहादत भी देते हैं, लेकिन जब काम आर्मी जैसा तो सुविधाएं आर्मी जैसी क्यों नहीं, यह बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है। म्यांमार बॉर्डर पर असम राइफल तैनात रहती है, पूरी तरह बॉर्डर गार्डिंग करती है। यहाँ इनका रोल अगर देखा जाए तो एक तरीके से बीएसएफ जैसा है। सीमा की निगरानी, घुसपैठ, तस्करी, ये सब रोकने का काम असम राइफल्स के जिम्मे होता है। लेकिन स्थिति अभी भी साफ नहीं है। 192 साल से जो स्थिति असम राइफल्स की थी वही बनी हुई है। कुछ लोग इसे आर्मी कहते हैं, कुछ लोग उसे पुलिस कहते हैं, कुछ उसे सीएपीएफ कहते हैं। लेकिन सरकार ने एक बात तय कर दी कि जो अभी राज्यसभा में बिल लेकर के आई है, जिन फोर्स का नाम है उसमें असम राइफल्स का नाम नहीं है, तो अब अगर कोई इसे सीएपीएफ कहता है तो यह घोर अन्याय करता है असम राइफल्स के साथ में। और जिन्होंने ऐसा कभी कहा है वो पाप के भागीदारी हैं। हाई कोर्ट में जब कहा जाता है कि असम राइफल सीएपीएफ है,
यानी नियम सीएपीएफ वाले, सुविधाएं सीएपीएफ के अनुसार। लेकिन सवाल फिर वहीं खड़ा होता है, जब ड्यूटी आर्मी जैसी, रिस्क आर्मी जैसी, तो पहचान सीएपीएफ की क्यों? 3 पहचानों की वजह से जवानों को क्या झेलना पड़ता है। पहला तो वेतन भत्तों में अंतर होता है, पेंशन से जुड़े मुद्दे होते हैं, क्योंकि असम राइफल्स के वेतन भत्ते आर्मी से कम होते हैं, पेंशन की सुविधा है नहीं। 2004 के बाद में जो असम राइफल्स में लोग भर्ती हुए उनके पास पेंशन नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये लोग क्या करेंगे आगे, कैसे परिवार का गुजारा करेंगे। सरकार तो कहती है कि 60 साल नौकरी आप कर सकते हैं, लेकिन बताइए, आप बताइए कि जो व्यक्ति आर्मी के जवान के साथ में जिसकी उम्र 35-36 साल होती है और अमूमन 40 साल में आर्मी के जवान रिटायर्ड हो जाते हैं, उसके साथ कोई 60 साल का बुढ़ा, हम बुढ़ा कहेंगे क्योंकि 60 साल में तो वो स्टेमिना नहीं रहती है, वो कैसे मुकाबला कर पाएगा। तो भले सरकार ने 60 साल का नियम लागू किया है, लोग 20-25 साल में नौकरी छोड़ के आ रहे हैं क्योंकि वो स्टेमिना नहीं रहती है। जब आर्मी के जवान के पास नहीं रहेगी तो क्या असम राइफल्स के पास अलग से आ जाएगी स्टेमिना, उसके पास ताकत आ जाएगी लड़ने के लिए। तो फिर जब वहाँ पर मुकाबले में पीछे हो जाता है तो वो फिर घर आना ही बेहतर समझता है, बेशक उसकी पेंशन नहीं है। सम्मान का संकट खड़ा ही हुआ है। उसे न तो सीएपीएफ अपना मानती है, न तो आर्मी अपना मानती है। रिटायर होने के बाद में वो इधर का न रहता है न उधर का रहता है। तो बहुत बड़ी समस्या है असम राइफल्स के साथ में। जवान को खुद नहीं पता होता है कि वो सीएपीएफ है या वो आर्मी का है। एक बात बताइए कि जब जवान जो है, जो 20-25 साल नौकरी करता है, तब उसको ये नहीं पता चल पाता है कि असम राइफल्स आखिर है क्या। तो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल अधिकतम सेना का कोई ऑफिसर अगर डेपुटेशन पे आता है तो असम राइफल्स को कैसे पहचान पाएगा। न तो वो उसकी समस्याएं समझ सकता है, न तो उसकी मजबूरियां समझ सकता है कि किन मजबूरियों से, किन समस्याओं के कारण उसको जल्दी ही घर जाना पड़ता है बिना पेंशन के। सरकार और सिस्टम से बस एक ही सवाल है कि जब सेना जैसा काम, सेना जैसी वर्दी और सब कुछ सेना जैसा, तो फिर सुविधाएं, वेतन, पेंशन सेना जैसा क्यों नहीं। इसके लिए जवाबदेह कौन है। जब सेना ये कहती है कि असम राइफल्स के बिना पूर्वोत्तर का सिक्योरिटी सिनेरियो खराब हो जाएगा, तो उसके साथ में ही सेना को ये भी कहना चाहिए कि इनको हमारी तरह ही वेतन भत्ते, पेंशन, सुविधाएं सब कुछ मिलनी चाहिए। सीधी सी बात है, असम राइफल के अपने ऑफिसर होते नहीं हैं। 15-20% जो होते भी हैं तो उनका कोई वजूद नहीं होता है, कोई सीधे कमांड में नहीं होते हैं। और वो भी जब सीधे कमांड में नहीं होते हैं तो वो अपनी बात भी सरकार के पास नहीं रख सकते, क्योंकि उनके जो ऊपर के अधिकारी वो सेना के होते हैं और सेना के अधिकारियों को बहुत ज़्यादा आपके वेलफेयर से, आपकी समस्याओं से मतलब भी नहीं होता है। और वो जब तक कुछ ऐसे अधिकारी होते भी हैं जो काम करना चाहते हैं और जब तक वो समझते हैं, काम करने की अपनी लय बनाते हैं, तब तक पता चलता है कि उनके 2 साल 2.5 साल पूरे हो गए, वो अपनी यूनिट में फिर वापस चले जाते हैं। वो समस्या वहीं की वहीं रह जाती है। तो ये समस्या ऐसी थी, पहचान का संकट और काम का बोझ। इस विषय पर आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये अच्छा लगता है कि ये वीडियो अन्य लोगों के पास भी जाए, सरकार के पास भी पहुंच जाए, जो जिम्मेदार सेना के अधिकारी हैं उनके पास पहुंच जाए, या जो सेना के अधिकारी असम राइफल्स में हैं उनके पास पहुंचे,
तो इसको शेयर करें। हो सकता है आपकी समस्याओं का संज्ञान लें और उस पर कोई कार्रवाई करें। तो आज का अंक बस यहीं पर आपसे विदा लेते हैं। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।